नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लिको साइंस पे। तो आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में पार्ट नंबर 7 करना है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे? फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन को देखा, उम्मीद है आप वो वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी की रीडिंग और लेक्चर ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला लेक्चर थोड़ा बोरिंग होगा, लिखने के कंटेंट इसमें ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि चीज़ें समझ में आए आपको। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले फ्रूट होता क्या है? तो मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बोला? मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी बनता है, जो ओवरी रहता है, वही क्या ओवरी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? फ्रूट। और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? सीड। वही बात है। तो मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। अच्छा, एक टर्म आता है पार्थेनोकार्पी। क्या टर्म आता है वो? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये क्या होता है? देखो, अक्सर जो फ्रूट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। बट कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो क्या होता है ये? फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बस इतना अभी याद रखो कि जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है बनाना, केला। तो ये किसके एग्जांपल है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के, ठीक है। तो जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो हम लोग अब आगे समझते हैं। पहले हम लोगों ने दो चीज समझा कि फ्रूट होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट क्या होता है, क्या बताएंगे आप? कि मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रूट। और जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अब हम लोग फ्रूट को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीजें के बारे में समझते हैं। वो नई चीजें क्या है? कि फ्रूट जो है, फ्रूट के पास होता है वॉल और होता है सीड, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और मेजॉरिटी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं फ्रूट, ठीक है। तो वॉल और सीड। तो सबसे पहले वॉल के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो जो फ्रूट की वॉल होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तो व्हाट इज पेरिकार्प? फ्रूट वॉल और ओवरी वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। ये क्या है? फ्रूट वॉल, ठीक। अच्छा, अब इस पेरिकार्प को हम लोग आगे समझते हैं। ये जो पेरिकार्प होता है ना, ये ड्राई भी हो सकता है, ऑब्लिक फ्लेसी भी हो सकता है। तो इट मे बी ड्राई और फ्लेसी। अगर इफ, यहां आगे बढ़ा रहा हूं ना, इफ पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, तो फिर उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। वो होते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। देखो, लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखने से कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट आपको समझ में आना, इस वजह से इस फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। जहां चीजें होंगी इंपॉर्टेंट वहां मैं लंबा लंबा स्टेटमेंट लिख के बता दूंगा। पहले आप ऐसे समझने की कोशिश करो, लिख तो आप खुद से लोगे, ठीक है। और सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं। तो उसके बाद क्या बताया मैंने कि फ्रूट की वॉल को पहले स्टार्ट करो। फ्रूट जो हुआ वॉल और सीड में डिवाइड हुआ, ठीक है। अभी सीड को रहने दो, अभी इधर ध्यान दो। तो फ्रूट की वॉल को बोला पेरिकार्प। क्या बोला? पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प ड्राई या फ्लेसी हो सकते हैं। अगर पेरिकार्प थिक और फ्लेसी हुआ तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसे कहा गया एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, ठीक है। और बातें समझ लो। ये जो एपिकार्प होती हैं ये आउटर लेयर होते हैं। क्या होते हैं? आउटर लेयर होते हैं। ये मीजोकार्प जो होते हैं वो मिडिल लेयर होते हैं,
और जो एंडोकार्प होते हैं वो इनर लेयर होते हैं। अब कैसे याद रखा जाए कौन कौन सा वाला लेयर है? देखो, मीजोकार्प मिडिल, एम फॉर एम, 2 एम है तो मिडिल आ गया। इंडो मतलब ही होता है अंदर, तो इनर वॉल क्लियर हो गया। मीजोकार्प अगर मिडिल है तो जो बच्चा एपिकार्प वो क्या हो जाएगा? आउटर वॉल हो जाएगा। समझे बात को? यहां हमने बताया वॉल को बोला गया पेरिकार्प, ये ड्राई या फ्लैसी हो सकते हैं। अगर पेरिकार्प ठीक और फ्लैसी हुआ तो इसके 3 पार्ट होंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। एपिकार्प आउटर लेयर हुआ, मीजोकार्प मिडिल लेयर हुआ, और जो इंडोकार्प हुआ वो अंदर का लेयर हुआ। ठीक है, तो इसी को जस्टिफाई करते हुए 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रखी, लिख लिया? चलो, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट, नारियल। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मैंगो और कोकोनट के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रुप, DRUPE। क्या बोलते हैं? ड्रुप। मैंगो और कोकोनट के जो फ्रूट होते हैं वो ड्रुप होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी लिखती है कि डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर सिंगल सीडेड। ठीक है, क्या बोला? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। मोनो मतलब सिंगल कार्पेल है, वो तो क्लियर हो गया। ये सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब हुआ? तो अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, या पढ़े ही होगा एनसीईआरटी तो आपको पता होगा कि सुपीरियर ओवरी रिफर करता है ओवरी का पोजीशन, मतलब गायनोसियम का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एंड्रोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। तो अगर हाइपोगाइनिक कंडीशन, याद आपको हाइपोगाइनस पेरीगाइनस, तो अगर हाइपोगाइनस वाला कंडीशन अराइज होता है तो उसमें कैसा ओवरी था? सुपीरियर ओवरी था। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ओवरी के पोजीशन को, गायनोसियम के पोजीशन को। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, और जनरली ये सिंगल सीडेड होते हैं। ये मैंगो और कोकोनट के जो फ्रूट है, मतलब ड्रुप की बात हो रही है। तो क्या बताया? मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ड्रुप, विच डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर सिंगल सीडेड। अब यही चीजें एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती हैं, तो फंसना मत। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें। चलो, तो इतनी बात हम लोग को इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, कुछ और बता देते हैं इसके बारे में हम लोग, इसी को कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो और बता देते हैं। मैंगो में जो मैंगो होता है उसमें क्या कहानी होती है कि मीजोकार्प जो होता है, मीजोकार्प ये फ्लैसी होता है और एडिबल पोर्शन होता है, मीजोकार्प ही फ्लैसी और एडिबल होता है। और जो एंडोकार्प वाला पोर्शन होता है वो हार्ड एंड स्टोनी होता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंगो में कौन सा पोर्शन खाया जाता है? तो वो मीजोकार्प वाला पोर्शन है। वही कोकोनट में एनसीईआरटी क्या बोलती है? कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। कैसा होता है? फाइब्रस, मतलब ये एडिबल पार्ट नहीं होता, वहां पे एंडोकार्प वाला के पोर्शन, एंडोस्पर्म वाले पोर्शन को हम लोग खाने वाला पार्ट बनाते हैं। अब एंडोस्पर्म का कॉन्सेप्ट आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना कि कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, एडिबल नहीं होता। वही मैंगो में जो मीजोकार्प होता है वो फ्लैसी और एडिबल पोर्शन होता है। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी किसके बारे में? वॉल के बारे में, मतलब पेरिकार्प के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे सीड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फ्रूट के 2 पार्ट होते हैं, वॉल और सीड। तो पेरिकार्प तो समझ लिए, अब सीड समझो। सीड वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले सीड स्टार्ट करते हैं। देखो, चाहे मोनोकोटिलेडन हो चाहे डाइकोटिलेडन हो, ये क्लासिफिकेशन याद रख लेना। सीड के पास सीड कोट होगा, और एम्ब्रियो होगा। पहले इतना समझे, सीड कोट और एम्ब्रियो पे ध्यान दो। एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और कोटिलेडन होंगे। ठीक, अच्छा, ये जो क्या बना, एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन होगा। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट होंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, तो इट हैव 2 पार्ट्स,
दैट इज प्लूम्यूल एंड रेडिकल। हाँ, समरी देखना मत भूलना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, समरी जरूर देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। प्लूम्यूल और रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट हुए, प्लूम्यूल और रेडिकल। और ये कॉटिलेडन की भी अगर बात करें तो ये एक हो सकते हैं नंबर में और दो हो सकते हैं नंबर में। क्या बोला? ये कॉटिलेडन सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, अगर सिंगल कॉटिलेडन में क्या कहोगे? मोनोकॉट। क्या कहेंगे? मोनोकॉट। भाई मोनोकॉट का ही ना मतलब हुआ, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स, और दो कॉटिलिडन होंगे तो क्या कहोगे? डाइकॉट। फिर समझो, सीडकोट हुआ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आया एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। कॉटिलिडन एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। एक होंगे तो मोनोकॉट। एग्जांपल जैसे क्या ले लोगे? मेज हो गया, वीट हो गया, ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। और डाइकॉट की बात करोगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पी हो गया, ग्राम हो गया, और सारे एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई सीड का जनरल क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे एक बार डाइकॉट सीड की, फिर मोनोकॉट सीड की, और ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने शुरू कहां से किया? फ्रूट से किया। फ्रूट में हमने बताया कि इसके पेरिकार्प होंगे और सीड होंगे। फिर सीड में हमने बताया कि इसमें सीड कोट का प्रेजेंट होगा और एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो में फिर आएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। विजुलाइज करो चीजों को। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? प्लूम्यूल और रेडिकल। और कॉटिलेडन फिर एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। अगर एक कॉटिलेडन हुआ तो मोनोकॉट, दो कॉटिलेडन हुआ तो डाइकॉट। चलो अब आगे समझते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड्स। तो सबसे पहले इसमें पाया जाएगा सीड कोट। हाँ, कॉमन सी बात है। तो सीड कोट अगर पाया जाएगा, इसके दो कवरिंग, मतलब सीड कोट क्या बेसिकली एक कवरिंग हुआ, तो इसके दो लेयर पाए जाते हैं, टेस्टा और टेगमेन, ठीक है। इट हैव टू लेयर्स, नेमली टेस्टा एंड टेगमेन। अच्छा, और समझ लो कि जो टेस्टा होता है दिस इज आउटर लेयर, और जो टेगमेन होता है वो इनर लेयर होता है। क्या बोला? कि जो सीड कोट होगा इसके दो लेयरिंग होती है, मतलब एक कवरिंग ही है सीड कोट, तो सीड कोट की दो लेयर होंगी, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा आउटर लेयर की बात करते हैं, आउटर कोट की बात करते हैं, और टेगमेन इनर लेयर है, इनर कोट की बात करते हैं। अच्छा, एक हाइलम भी होता है। हाइलम क्या होता है? बेसिकली एक स्कार होता है जो ओव्यूल को ओवरी से अटैच करता है या सीड को फ्रूट से अटैच करता है। तो अगर मैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट बता रहा हूं, तो लिखोगे स्कार विच कनेक्ट्स सीड टू फ्रूट। बट ये ओव्यूल के समय ही प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल और ओवरी के समय ही प्रेजेंट। इसमें फ्यूनिकल भी आता है, हाइलम भी आता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। बस इतना समझ लो कि स्कार होता है, और स्कार के ऊपर ही एक पोर होता है, ऐसे कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। उसका रोल क्या होता है वो सब आगे पढ़ना। इसलिए तो बताया, मेरा इसमें मन नहीं था लेक्चर बनाने का, पर्टिकुलर इस पार्ट पे, क्योंकि हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लोरिंग प्लान में डिटेलिंग करनी ही थी, लेकिन क्योंकि क्लास 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट था, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइलम समझ में आ गया, सीड कोट हो गया, टेस्टा और टेगमेन वाला पार्ट, अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, लिख लिया? ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर सीड कोट हो गया तो अब क्या समझोगे? एम्ब्रियो वाले पार्ट को, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन समझोगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या बताऊं भाई, वो प्लूम्यूल और रेडिकल ही होगा, तो बचा क्या? कॉटिलेडन। तो चलो और एक चीज बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकॉट सीड, तो इसमें कितने कॉटिलेडन्स होंगे? अगर हम लोग डाइकॉट सीड्स पढ़ रहे हैं तो कितने कॉटिलेडन होंगे? दो कॉटिलेडन होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस ही देख लोगे आप, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करोगे तो फिर इसके दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से? प्लूम्यूल और रेडिकल। और बताओ मैं कैसे दिखते हैं? अगर एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो छोटा होता है ये, तो ये कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो ये होता है प्लूम्यूल और ये होता है रेडिकल, और ये क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स। अब क्योंकि डाइकॉट है तो दो कॉटिलेडन्स होंगे, ठीक है।
अच्छा, प्लूम्यूल क्या अराइज करता है, रेडिकल क्या अराइज करता है, तो रेडिकल से निकलता है रूट और प्लूम्यूल से निकलता है सूट या स्टेम वाला एक्सेस जो होता है वो प्लूम्यूल से निकलता है, वो तो आप पढ़ चुके हो पहले से। हमारे लिए जो सबसे कंसर्न वाली बात है वो है कॉटिलिडन्स, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो कॉटिलिडन्स, अच्छा, अभी जो कॉटिलिडन होते हैं इनका काम क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। क्या बोला मैंने, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो क्या इनका काम क्या होता है कॉटिलिडन का, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स। अच्छा, अब एक नया टॉपिक ही आ जाता है एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड डाइकॉट के अंदर। अब ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। एक डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन, मतलब साइमल्टेनियसली दो फर्टिलाइजेशन चलता है, एक बार जाइगोट का बनना, एक बार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो कैसे बनता है वो बात की बात है, ठीक है, वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही डिस्कस करेंगे। पहले इतनी बात समझ लेना कि जो एंडोस्पर्म है अभी के लिए, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल, तो एंडोस्पर्म जो होते हैं ये रिजल्ट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, बस इतनी बात अभी के लिए याद रखो आप, क्योंकि अगर मैं एंडोस्पर्म बताऊं तो ये फिर ये 10-15 मिनट का टॉपिक अलग से खिंच जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब डाइकॉट में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है और किसी में एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट रहता है, तो उसके आधार पे फिर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अच्छा, अब ये एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या हुआ, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन मतलब एंडोस्पर्म नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट, और इसमें क्या रह जाता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल डाइकॉट में देखोगे तो कैस्टर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसमें हो जाएगा ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, ये सारे कैसे एग्जांपल है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, मतलब इसमें परसिस्टेंट एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा आपको, और यहाँ पे एंडोस्पर्म दिखेगा। अब एंडोस्पर्म आया कहाँ से, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। थोड़ा ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा टॉपिक के साथ, लेकिन याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखना है बस आपको, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो आप भूल मत जाना, बस याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये रहा डाइकॉट सीड के बारे में इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर एंडोस्पर्म आ जाता है तो फिर यही फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, मतलब ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड हो गया हमारा, अब स्टार्ट करें थोड़ा इससे, जो मोनोकॉट सीड होता है वो थोड़ा डाइकोटिलिडन सीड के कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आसानी समझते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, मोनोकॉट सीड है मतलब इसमें कितने कॉटिलिडन होंगे, एक कॉटिलिडन होंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, जैसे एग्जांपल हो गया मेज, मेज भी तो मोनोकॉट का एग्जांपल है। इसमें क्या रहता है, सीड कोट मेम्ब्रेनस रहता है और वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है। क्या बोला कि सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। अच्छा, फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्पिक कहते हैं, मतलब सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और पेरिकार्प के साथ क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, ठीक है। ये मोनोकॉट सीड में बेसिकली मेज वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग अब कॉटिलिडन एम्ब्रियो के बारे में बात समझे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। इसमें जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है, हालांकि मैं आपको फिर ये बता दे रहा हूँ, मोनोकॉट सीड में मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स एंडोस्पर्मस होते हैं, मतलब इनके पास एंडोस्पर्म का प्रेजेंट होता है, दे आर एंडोस्पर्मिक सीड्स मेजॉरिटी में। लेकिन कुछ है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, वो है ऑर्किड, ये याद रख लेना, दिस इज कॉल्ड ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मोनोकॉट के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मोनोकॉट चल रहा है ना, मोनोकॉट, तो मोनोकॉटिलिडन सीड जो नॉन एंडोस्पर्मिक हुआ है ऑर्किड, बाकी मेजॉरिटी में कैसा ही है, एंडोस्पर्मस सीड होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ये, ठीक है।
और इंपॉर्टेंट क्या, एंडोस्पर्म क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो मोनोकॉट में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस लेयर की कवरिंग होती है, इसे कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। और ये एल्यूरॉन लेयर एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करता है। क्या बोला मैंने कि इट हैव, या कह सकते हैं कि प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर जिसे हम लोग कहते हैं एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है, विच सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस लेयर, एल्यूरॉन लेयर, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, इज प्रेजेंट, या कह सकते हो इट इज अ कवरिंग, मतलब ये क्या होता है, एल्यूरॉन लेयर कवरिंग होता है एंडोस्पर्म के ऊपर, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर हम लोग अब कॉटिलेडन के बारे में फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा। पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एल्यूरॉन लेयर होता क्या है, समझ गए, ये कि ये प्रोटीनेशियस लेयर होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोटीनेशियस लेयर एंडोस्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है जो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करने का काम करता है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग और आगे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। इज प्रेजेंट ओवर एंडोस्पर्म, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। लेकिन आप समझ लो पहले तो, ठीक है, लिखने की कोई चीज नहीं, लिख लो आराम से लिख लोगे। अगर हम लोग कॉटिलेडन के ऊपर फोकस किया जाए तो कॉटिलेडन्स लिखें कि कॉटिलेडन लिखें, बताओ। मैं कॉटिलेडन्स लिखूं कि कॉटिलेडन लिखूं? तो कॉटिलेडन होगा क्योंकि मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलेडन का ही प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। तो इसके कॉटिलेडन को हम लोग बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम, जो कैसा होता है, सील्ड शेप्ड होता है। तो क्या कॉटिलेडन का नाम ही है स्क्यूटेलम। मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, जो सील्ड शेप्ड होता है। उसके बाद मैं बताया एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। तो जो प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों प्रेजेंट होता है ना, उसके ऊपर सीथ का प्रेजेंस होता है। प्लूम्यूल के ऊपर भी सीथ का प्रेजेंस होता है और रेडिकल के ऊपर भी सीथ का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लूम्यूल एंड रेडिकल, plumule and radical are covered by sheath, ठीक है, sheath। तो अब कैसे याद रखेंगे sheath कौन कौन सी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो प्लूम्यूल के ऊपर भी एक sheath होगी और रेडिकल के ऊपर भी sheath होगी। तो जो प्लूम्यूल पे sheath का प्रेजेंस होता है उससे हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल क्या है? सीथ है। किसके ऊपर? प्लूम्यूल के ऊपर। और रेडिकल के ऊपर जो सीथ उसे क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ये याद रखना। सर क्या है? ये क्या है? सब सीथ है। तो इसको जरूर से जरूर याद रख लेना। एक तो स्क्यूटेलम क्या होता है वो, तो मोनोकॉट के कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, एक बात जो सील्ड शेप्ड होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि प्लूम्यूल और रेडिकल ये सीथ से कवर होते हैं। प्लूम्यूल को सीथ को कहते हैं कोलियोप्टाइल और रेडिकल को सीथ को क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग अगला चैप्टर एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। लिख लिया इसको? चलो, तो समरी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना एकदम मैंडेटरी है इस वाले लेक्चर से रिलेटेड। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कोलियोप्टाइल क्या होता है, वो जरूर याद रख लेना। कोलियोराइजा क्या होता है, वो याद रख लेना। स्क्यूटेलम क्या होता है, वो सब याद रख लेना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला, ठीक है, ये पूछता है, इसको जरूर याद रख लेना। तो अब हम लोग अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए समरी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से।
तो समरी में कुछ खास बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हम लोगों ने बेसिकली आज फ्रूट के बारे में ही पढ़ा, फ्रूट और सीड के बारे में ही देखा बेसिकली। तो मैंने आपको बताया कि फ्रूट, तो फ्रूट के फिर दो पार्ट हुए, पेरिकार्प और सीड। अगर यही पेरिकार्प अगर फ्लैशी और थिक हुआ तो इसके तीन पार्ट हुए, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, एपिकार्प बाहर का लेयर, मिडिल का लेयर, मीजोकार्प, इंडोकार्प अंदर का लेयर। ठीक है, फिर हमने बताया कि मैंगो और बता रहा हूं, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ड्रुप, जो डेवलप कहां कर लेता है, कहां से करता है, लिख लो, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, MCSO। और कैसे होते हैं, सिंगल सीडेड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सीडेड। और ये MCSO क्या हुआ, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, इससे डेवलप कर जाता है और सिंगल सीडेड होता है। मैंगो में मीजोकार्प एडिबल होता है और कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। ठीक है, अब इतना थोड़ी लिखवा पाएंगे इसमें। फिर आगे हम लोग बात करते थे सीड का। तो सीड में क्या इंपॉर्टेंट था, सीड कोट और एम्ब्रियो। ठीक है, अगर डाई को पहले एम्ब्रियो समझ लेते हैं हम लोग। तो एम्ब्रियो में क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, एक होंगे तो मोनोकॉट, दो होंगे तो डाइकॉट। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके भी दो पार्ट हुए, प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, इतना लिख लिया, ये हमारा बेसिक हुआ। उसके बाद हम लोगों ने समझा किसके बारे में, डाइकॉट के बारे में समझा। किसके बारे में समझा, डाइकॉट सीड के बारे में समझा। उसमें हम लोगों ने देखा जो सीड कोट है उसकी दो कवरिंग थी, मतलब दो लेयरिंग थी, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा क्या था, आउटर कवरिंग था, टेगमेन हमारा इनर कवरिंग था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने हाइलम देखा, माइक्रोबाइल थोड़ा थोड़ा पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्ट कॉटिलेडन के ऊपर गया कि रिजर्व फूड मेटेरियल को स्टोर करता है। एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकॉट में याद रख लेना। तो एंडोस्पर्मिक सीड क्या था, कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या था, ग्राम हो गया, पी बीन, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल हो गया। डाइकॉट में जरूर याद रखना इसको, मोनोकॉट में मत डाल देना तो पूरा गलत हो जाएगा मैटर। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने मोनोकॉट सीड के बारे में देखा। क्या देखा मोनोकॉट सीड के बारे में, क्या देखा बताओ, कि इसमें अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल दिखाया जाए तो वो था ऑर्किड। ठीक है, इसके हम लोग कॉटिलिडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। और प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों सीध पे कवर होते थे, प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों सीध पे कवर होते थे। तो रेडिकल की सीथिंग को बोलते थे कोलियोराइजा और प्लूम्यूल की सीथिंग को हम लोग बोलते थे कोलियोटाइल। ठीक है, ये हमारा रहा समरी वाला पोर्शन। अच्छे से पढ़िएगा, इसको देख लेना। मैं जानता हूँ ये थोड़ा बोरिंग लेक्चर है, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।